हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज से हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसका सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। और कंटिन्यू आपको 2009 से लेकर के 2020 तक जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑब्जेक्टिव सवाल, इवन प्रयास करेंगे कि सब्जेक्टिव सवाल भी बता दें, उसका भी सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन डालें यहाँ पे ताकि सबको फ़ायदा हो। और जो स्टूडेंट लॉकडाउन के मार झेले हैं उनको सही से सही मार्गदर्शन मिल सके इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सब लोगों के पास पहुँच सके और इसका फ़ायदा वो ले सकें। चलिए, आज हम लोग 2019 जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखते हैं हम लोग। देखिए, 2019 बिहार बोर्ड में 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है पब्लिक, हम उसका सॉल्यूशन एक एक करके बताते हैं। प्रयास कीजिए कि ये सॉल्यूशन इसी वीडियो के माध्यम से आपको याद भी हो जाए सारा ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको और अलग से टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। समय बहुत ही कम है, ठीक है। चलिए, और जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि इस बार लॉकडाउन के वजह से इस बार ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 70 को कर दिया, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं। 35 ऑब्जेक्टिव मतलब 50% क्वेश्चन बनाना है। 70 ऑब्जेक्टिव में 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, 20 को 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 को बनाना है, और 6 को 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 को बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हम लोग 2019 का ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रयास करेंगे कि एनालाइज कर दें ताकि आसानी से समझ में आ जाए, याद भी हो जाए, है ना। द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करेंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप है पब्लिक, ये देख लीजिए, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, और ये लूप का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट m, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है पब्लिक। अब पूछ देगा कि व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया। इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है ना, और इस लूप के एरिया से गुना कर देंगे तो करंट इनटू एरिया को मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है m, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं b दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड b दिया हुआ है। तो बोल रहा है ना कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा। बेसिकली क्या है ना कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है पब्लिक, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक है, मतलब वो घूमेगा, रोटेट करेगा, और वो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m क्रॉस b के बराबर, m क्रॉस b के बराबर। मतलब कहने का सीधा सीधी बात हम बता दें कि करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये लूप रोटेट करेगा। रोटेट करेगा कहने का मतलब ये है इस पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क कितना लगता है m क्रॉस b के बराबर। m हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग i a क्रॉस b, i a क्रॉस b, i a क्रॉस b, आई ए क्रॉस बी पब्लिक, आई इंटू ए एम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और बी मैग्नेटिक फील्ड, चाहे तो ये चाहे तो ये। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो एम क्रॉस बी लगाएंगे। अब एक चीज और हम बता दें आपको, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा और हम एनालिसिस कर दें। आप लोग जेनरेटर का नाम सुने होंगे पब्लिक, जेनरेटर, है ना। जेनरेटर में क्या होता है ना कि ये मैग्नेट में 2 गो पोल्स होता है, माने नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है मैग्नेट का रखा हुआ, और यहाँ पे कॉइल रखा हुआ रहता है, लूप, लूप, ये लूप रहता है पब्लिक, ठीक है, ये लूप रहता है, ठीक है। अब क्या है कि ये लूप है, और इस लूप में बेसिकली ये लूप को हम लोग रोटेट कराते हैं। मोटर की बात हम बोल रहे हैं, जेनरेटर नहीं, गलती हो गया, सॉरी, मोटर। मोटर में क्या होता है ना पब्लिक, 2 मतलब इस तरह से पोल्स होते हैं मैग्नेट का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मोटर में हम लोग करंट भेजते हैं, ये लूप होता है, और यहां हम लोग करंट भेजते हैं। तो देख लीजिए
मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, और ये लूप में करंट फ्लो कर रहा है। तो लूप में करंट फ्लो कर रहा मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें टॉर्क लगेगा, टॉर्क मतलब रोटेट करेगा। तो देखते हैं ना मोटर से क्या होता है, करंट हम लोग दिए, स्विच को ऑन किया, वो घूमना शुरू हो जाता है। पंखा मोटर लगा रहता है जिसमें करंट दिए और वो घूमना शुरू हो जाता है। तो वही कारण है कि जैसे ही हम लोग करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B। याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट M है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखे हैं तो उस पर टॉर्क लगेगा M क्रॉस B के बराबर। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया या IA क्रॉस B भी लिख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला। देखिए 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन रहा है, एक ऑब्जेक्टिव मैंने 2-3 ऑब्जेक्टिव निकल के आ गए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेकंड, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पारामैग्नेटिक सबस्टांसेस। देखिए पब्लिक, पारामैग्नेटिक सबस्टांस, पारामैग्नेटिक सबस्टांस, इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम बहुत सारा बात आप लोग को बताना चाहते हैं पब्लिक, ताकि बहुत सारा बात आप लोग को क्लियर हो। बहुत सारा छोटा छोटा बात है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन निकल करके आता है। ठीक है, पारामैग्नेटिक सबस्टांस होता क्या है, तो सिंपल भाषा में समझिए, मैग्नेट जिसको हल्का सा रिपेल करे, वीकली रिपेल्ड बाय द वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, माने जिस सबस्टांस को है ना मैग्नेट हल्का सा अट्रैक्ट करे, ज्यादा कस के नहीं, है ना, हल्का सा अट्रैक्ट करे, वैसे मटेरियल को हम लोग पारामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं पब्लिक। और मैं बता दूं, इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है, ससेप्टिबिलिटी पारामैग्नेटिक सबस्टांस का, वो छोटा होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है। पारामैग्नेटिक सबस्टांस का जो ससेप्टिबिलिटी होता है स्मॉल होता है, छोटा होता है। आप कह सकते हैं, है ना, उसमें ऑप्शन तो दिया हुआ होगा कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आप देख लीजिएगा उसमें क्वेश्चन बैंक में, लेकिन छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, लेस देन 1 से छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पारामैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, तीसरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सबसे पहली बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग पब्लिक? चार्ज बटा एरिया। चार्ज बटा एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन है पब्लिक, ऊपर से थोड़ा सा हम इरेज कर दें। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। फोर नंबर क्वेश्चन बोला, डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज a। देख लीजिए पब्लिक, कोई प्रिज्म है, प्रिज्म आप लोग जानते होंगे, है ना, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ये फ्रंट वाला हिस्सा दिखा रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, अगर नाम दे देते हैं ABC, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n। तो किसी भी प्रिज्म से डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, मिनिमम डेविएशन, उसका फॉर्मूला होता है a μ-1 या n-1। a हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, n हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो a n-1 डेविएशन का फॉर्मूला हो गया किसी भी प्रिज्म से, थिन प्रिज्म से डेविएशन का ये फॉर्मूला हो गया a n-1। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा, द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सबस्टांस बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस मैंने जिसमें इनविजिबल रे निकलता, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इनविजिबल रे निकलता, उसको हम लोग रेडियो एक्टिव सबस्टांस कहते हैं पब्लिक। तो किसी भी रेडियो एक्टिव सबस्टांस का उसका आधा एटम खत्म होने में, आधा अमाउंट खत्म होने में जो वक्त लगता है, टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। याद रखिएगा पब्लिक, आधा अमाउंट खत्म होने, 100 है, 100 से 50 होने में जो टाइम लगेगा, जैसे निकल रहा है ना, उसका खाली हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है पब्लिक, नंबर ऑफ एटम उसमें से ये हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो अल्फा बीटा गामा
क्या होगा, निकल रहा है, रेडिएशन हो रहा है, तो उसका नंबर ऑफ एटम डिक्रीज करेगा। तो आधा एटम होने में कितना वक्त लगेगा, तो आधा एटम होने में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। माने आधा अमाउंट खत्म होने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, एक ग्लास दिया हुआ है, एक वाटर दिया हुआ है, एक आयरन दिया हुआ है, एक डायमंड दिया हुआ। तो ऑब्वियसली पब्लिक सबसे बड़ी बात है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ग्लास का होता है 1.50, है ना। और इसका तो खैर होगा ही नहीं, ये तो भाई ओपेक मीडियम है। तो ये सारे मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सबसे ज्यादा इसका है डायमंड का, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, 4 गो ऑप्शन में से चुन लिए हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल। बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस है पब्लिक, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और दूसरा है -10 माइक्रोकूलम का, और सेपरेशन दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर मैंने 0.40 मीटर भी आप लिख सकते हैं, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर देना। बोल रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा। तो देखिए पब्लिक, 2 चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। याद रखिएगा, K Q1 Q2 बाई R, R स्क्वायर कर दीजिएगा तो फोर्स हो जाएगा। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू होता है 10 माइक्रो, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻⁶, और Q2 का वैल्यू होता है -10 × 10⁻⁻⁶। साइन लेना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन लेना बहुत जरूरी है। स्केलर क्वांटिटी, सेपरेशन 0.40, जो सॉल्व करने के बाद आता है उतना जूल होगा, क्योंकि एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है पब्लिक जूल। ठीक है, उसके बाद में है सोलर स्पेक्ट्रम इज। देखिए पब्लिक, सोलर स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना, सोलर स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहने का मतलब कि कंटिन्यू उसमें से रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन होते रहता है, सारे वेव का, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे विजिबल हो, चाहे एक्सरे हो, गामा रे हो, है ना, अल्ट्रा वायलेट हो, कोई भी हो, है ना, वो लगातार होते रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर। 9 नंबर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कितना होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं। 9 नंबर, देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, द मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पब्लिक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन तो आप समझ रहे होंगे, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है मिलाना। याद रखिएगा, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है पब्लिक मिलाना। मतलब ओरिजिनल वेव को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं ताकि दूर तक वो जाए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करवाने के लिए वेव को हम लोग ओरिजिनल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के साथ मिला देते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करे, उसी को मॉड्यूलेशन कहते हैं पब्लिक। तो मॉड्यूलेशन, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है, मतलब 0 से 1 तक लाई करता है। ध्यान रखिएगा, बिटवीन 0 to 1, माने 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। MA का वैल्यू 0 to 1 होता है। ठीक है, 10वां याद रखना है। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए पब्लिक, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² होता है, V² होता है, I/V। तीनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो लगा देना। ये इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक, ध्यान रखिएगा, I² V² I/V। 11 नंबर क्वेश्चन,
इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इज कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड 5 डायोप्टर। देखिए पब्लिक, एक कॉन्केव लेंस है, इसका पावर -15 डायोप्टर दिया हुआ है, और एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर 5 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है दोनों का इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2। तो P1 आपका -15 डायोप्टर है प्लस 5 डायोप्टर, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। इक्विवेलेंट पावर हो गया, लेकिन फोकल लेंथ आपको निकालना है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/P, या P का फॉर्मूला 1/F। तो 1/P की जगह पर कितना हो जाएगा, -10। ये हो जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पब्लिक, तो -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निगेटिव आया। ठीक है, 12 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिंड्रिकल लेंस का यूज कौन से डिफेक्ट को दूर करने के लिए करते हैं। तो पब्लिक तीनों चीज याद कर लीजिए आप। हाइपरमेट्रोपिया को कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, याद कर लेना है, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और एक और है स्टिग्माटिज्म, है ना, स्टिग्माटिज्म को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। स्टिग्माटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्माटिज्म, स्टिग्माटिज्म दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस चाहिए। पब्लिक ध्यान रखिएगा, सिलिंड्रिकल लेंस। ठीक है, 30 नंबर सवाल। If plus Q charge is placed inside an spherical surface, the spherical surface then total flux coming out of whole surface। देखिए पब्लिक, एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर में एक प्लस Q चार्ज रख दिया जाता है, तो बोल रहा है कि कितना फ्लक्स निकल रहा होगा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रहा है, निकलता है, प्लस से निकलता है हमेशा। तो कितना निकल रहा होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर एक गॉस थ्योरम है दिया हुआ कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स अगर निकालना है तो आप उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में जो चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा देंगे, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर। नेक्स्ट 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं पब्लिक हम लोग। 14 में क्या बोल रहा है, इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक निडल इज देन। देखिए पब्लिक, कोई भी मैग्नेटिक निडल अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप याद कर दीजिए, T = 2π√I/MB। याद कर लीजिए आप। ये कोई मैग्नेटिक निडल, सुई चुंबक इसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√I/MB। ये टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। उल्टा करेंगे तो देखिए 1/2π हो जाएगा, इधर हो जाएगा MB/I। और फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है पब्लिक N, F के जगह पर N दिया हुआ है, और ये हो गया 1/2π√MB/I के बराबर। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा N², इधर हो जाएगा 1/4π², इधर हो जाएगा MB/I। रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करेंगे तो। ये देखिए सारा का सारा कांस्टेंट है, तो N² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, B। मतलब N² जो होगा B के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ध्यान रखना है। 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लाइट ओवेज इट्स कलर टू इट्स। देखिए पब्लिक, लाइट जो होता है इसमें कलर किसके वजह से होता है, तो फ्रीक्वेंसी के वजह से कलर होता है। याद रखिएगा, लाइट में जो कलर होता है वो फ्रीक्वेंसी के वजह से कलर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 16 नंबर सवाल, द वेवफ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेज। देखिए अगर कोई पॉइंट सोर्स है, लाइट का कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट से लाइट निकल रहा है, तो इसका जो वेवफ्रंट बनेगा सेम फेज में जो वाइब्रेट करने वाला वेवफ्रंट है ना, वो वेवफ्रंट स्फेरिकल बनता है। कैसा बनता है, स्फेरिकल। तो याद रखिएगा, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा पब्लिक, याद रखिएगा। और अगर कोई लाइन सोर्स होता तो सिलिंड्रिकल बनता।
अगर लाइन सोर्स होता तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता ऐसा करके कुछ, और ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर सवाल 17, when two bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series। देखिए पब्लिक, दो बल्ब है, एक बल्ब दूसरा बल्ब, एक 60 वाट का है और एक 40 वाट का है, और दोनों को सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो ऑब्वियसली दोनों को जब सीरीज में जोड़े हैं तो करंट सेम होगा, तो इक्विवेलेंट पावर बोल रहा है। पावर दोनों का क्या होगा, ये P1 दिया हुआ है और ये P2 दिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट पावर निकालना है। करंट सेम होगा पब्लिक, तो पावर का फॉर्मूला होता है I²R। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो I² क्या होता है, R के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए जब करंट सेम है पब्लिक, ठीक है, करंट जब सेम है दोनों का तो पावर R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जब R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जो सीरीज में रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग होता है वही पावर का ग्रुपिंग होगा। तो रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग होता है R1 प्लस R2, तब पावर का भी ग्रुपिंग होगा P1 प्लस P2। अब P1 है दिया हुआ 60 वाट और P2 दिया हुआ 40 वाट, अब जोड़ लीजिए तो 100 वाट के बराबर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल 17 हो गया, 18 देखिए पब्लिक 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 18 बोल रहा है कि इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इतना देन। देखिए एक छोटा सा आप लोग को बात बता दें, सीधा सीधी बात, ट्रांसफॉर्मर का काम है लो एसी को हाई और हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करना। देखिए पब्लिक, ये हम ट्रांसफॉर्मर का फिगर बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर में कुछ इस तरह से होता है, ये ट्रांसफॉर्मर में कुछ इस तरह से होता है, देख लीजिएगा, ये कॉइल है ना, ये सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल N1 है। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहली बात कि ट्रांसफॉर्मर करता क्या है, तो लो एसी को हाई और हाई एसी को लो। जो लो एसी को हाई में बदलेगा स्टेप अप, और जो हाई को लो में कन्वर्ट करेगा वो स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में पब्लिक नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा होगा, मतलब N2 बड़ा होगा N1 से, और स्टेप डाउन में क्या होगा कि यही बड़ा रहेगा, N1 बड़ा रहेगा N2 से। माने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज को कम कर देगा, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा तो ज्यादा कर देगा। तो स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स N2 बड़ा होगा N1 से। 19 सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्या होता है। देखिए पब्लिक, ये टेम्परेचर है, इधर रेसिस्टिविटी है। सबसे पहली बात कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ना, वो बॉन्ड तोड़ता है, और बॉन्ड जितना टूटेगा उतना उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री होंगे, और जितना फ्री होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब रेसिस्टिविटी घटना। यानी कहने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी घटता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी क्या होता है, घटता है। क्यों भाई, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या बढ़ता है। बढ़ेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ज़्यादा करेगा माने कंडक्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी घटेगा। ग्राफ कुछ ऐसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज। किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए पब्लिक, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल आप लोग समझते होंगे, जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होता है, जिसके बीच का सेपरेशन काफ़ी छोटा 12 होगा,
और पब्लिक ये इक्विटोरियल पोजीशन है, दिस इज इक्विटोरियल पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट इक्विटोरियल पोजीशन कहलाता है। पब्लिक इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाली, इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाले, दोनों को जोड़िएगा तो जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इक्विटोरियल पोजीशन कहीं पे भी, यहाँ 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 कहीं पे भी आप पोटेंशियल निकालिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या आएगा पब्लिक, जीरो। यानी इक्विटोरियल पोजीशन पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। 20 नंबर हो गया। 21 एलर सर्किट का पावर फैक्टर, द पावर फैक्टर ऑफ एलर सर्किट इज, पावर फैक्टर ऑफ एलर सर्किट इज, एलर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो एलर सर्किट का पावर फैक्टर हम लोगों को निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है एलर सर्किट। देखिए पब्लिक इधर होता है आपका रेसिस्टर और इधर होता है आपका दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। ये रेसिस्टर हो गया और इधर इंडक्टर का रेसिस्टेंस एक्सएल, जिसको हम लोग ओमेगा एल कहते हैं, याद रखिएगा, जिसको हम लोग ओमेगा एल कहते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका ओमेगा एल के बराबर, जो इंडक्टर का रेसिस्टेंस है। किसका रेसिस्टेंस है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक है। अब आइए ये दोनों का पब्लिक अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकाले तो दोनों का इक्विवेलेंट कुछ इधर आएगा। और मालूम है दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखिए दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, एलर सर्किट है तो दोनों का इक्विवेलेंट देखिए पब्लिक कितना आएगा, ये दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इक्विवेलेंट आएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं पब्लिक, जब दो, आप इसको वेक्टर ऐसे मान के चलिए कि ये दोनों वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 है तो रिजल्टेंट यही होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये एंगल को फाई बोल दीजिए, तो जो कॉस फाई होता है उसी को हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो कॉस फाई का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो P के जगह पर R हो जाएगा और B के जगह पर देख लीजिए पब्लिक क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कॉस फाई को ही बोला जाता है, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। पावर फैक्टर कॉस फाई को बोलते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं पब्लिक क्या बोल रहा है। ए कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट विल बिहेव्स एज। देखिए पब्लिक, कोई कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिया हुआ है 1.5 और इसको हम लोग पानी में डुबाते हैं, इसके आसपास में वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो कैसा बिहेव करेगा। तो बिहेव निकालना है तो सबसे पहले फोकल लेंथ हम लोग निकालेंगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला जानते हैं 1/f, लेंस मेकर फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, जो बाहर मीडियम है, -1 और 1/r1 -1/r2। ये हो जाएगा μ1/μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बाहर, -1 1/r1। पहला कर्व इधर है पब्लिक तो r ले लिया और दूसरा कर्व उल्टा है इस डायरेक्शन में तो -r ले लिया, ठीक है। μ1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, μ2 का वैल्यू 1.33, -1 1/2r हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कैलकुलेट कीजिएगा पब्लिक तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव आया और फोकल लेंथ पॉजिटिव माने कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस मतलब होता है कॉन्वर्जिंग, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कॉन्वर्जिंग लेंस। तो ये पानी में डुबाएंगे तो कॉन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ध्यान रखना है। 23 द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है वो जिधर E क्रॉस B का डायरेक्शन होता है, या पैरेलल टू E क्रॉस बोलिए या एलोंग E क्रॉस B बोलिए, याद करने का तरीका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रो है तब मैग्नेटिक है, पहले इलेक्ट्रिक तब मैग्नेटिक, इसीलिए E क्रॉस B के तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा, याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 द डायरेक्शन द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर। देखिए पब्लिक, आइडियल अमीटर, अमीटर पहली बात क्या करता है तो अमीटर करंट मेजर करता है।
आइडियल अमीटर ऐसा अमीटर होता है जिसका रेसिस्टेंस दम 0 हो, क्योंकि अमीटर को सीरीज में लगाते हैं पब्लिक, और सीरीज में लगाइएगा तो उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट सही से मेजर जा ही नहीं देगा अपने से होकर के करंट, इसलिए इसका रेसिस्टेंस लो होना चाहिए अमीटर का। और आइडियल अमीटर तब होगा जब इसका रेसिस्टेंस दम 0 हो, तो रेसिस्टेंस शुड बी 0। आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 25 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट का पावर, मैग्नीफाइंग पावर। देखिए पब्लिक, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखा जाता है और उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो FO बटा FE होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है FO फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये FE हो गया फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। 26 डायनेमो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जनरेटर। तो जनरेटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। उसमें क्या होता है डायनेमो में कि घुमाएं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो घुमाएं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है मतलब क्या हुआ कि घुमाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया और करंट जनरेट हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। 27 देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को डिटेल्स करते हैं। देखिए पब्लिक 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है जिसमें करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस दिया हुआ। देखिए पब्लिक, ये करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये दोनों का फेज डिफरेंस दिया हुआ है फाई। तो आई का दो वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट, तो आई का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर कॉस फाई, थीटा सटा हुआ है तो कॉस में, और एक इधर होगा वो आई साइन फाई होगा। तो पब्लिक अगर ई वोल्टेज लें और ई करंट लें और दोनों का पावर निकाल लें तो पावर का फॉर्मूला होता है करंट इंटू वोल्टेज। तो करंट ही वाला लें, वोल्टेज ही वाला लें, और दोनों का बीच का एंगल देख लीजिए पब्लिक कितना डिग्री है, 90 डिग्री। पावर का जो फॉर्मूला होता है करंट गुने वोल्टेज गुने कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, वोल्टेज करंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो करंट देख लीजिए कितना है आई साइन फाई, और वोल्टेज कितना है भी, और कॉस 90 का वैल्यू हो गया 0। जब आप पावर निकालिएगा पब्लिक अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में तो पावर का फॉर्मूला होगा करंट गुने वोल्टेज गुने कॉस थीटा। तो करंट ई वाला लेंगे हम लोग आई साइन फाई, वोल्टेज भी लेंगे, दोनों के बीच का एंगल 90, कॉस 90 0 होता है तो पावर भी 0 हो जाएगा। और पावर 0 मतलब इस करंट के वजह से पावर 0 आ रहा, मतलब वाट लेस करंट हो गया ये, वाट लेस, पावर 0 मतलब वाट लेस करंट, और ये हो गया आपका वाट फुल करंट, ये हो गया वाट फुल क्योंकि करंट, क्योंकि इसमें है ना वाटफुल करंट मतलब इसमें पावर होगा, मतलब इसके वजह से पावर आएगा। 28 क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, भी कांस्टेंट है पब्लिक, ये ध्यान रखना है। रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, हीट क्या होगा? तो देखिए पब्लिक, हीट का फॉर्मूला होता है V²/R। तो कहेगा सर आप यही काहे लगा, V²/R × T, यही फार्मूला होता है। 3 फार्मूला होता है हीट का, एक होता है I²RT, एक होता है IVT और एक होता है V²/R × T। तो देखिए पब्लिक, वोल्टेज कांस्टेंट दिया हुआ है, हमको रेसिस्टेंस चाहिए, तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस में तो यही वाला फार्मूला दिख रहा है हमको, है ना, वोल्टेज और रेसिस्टेंस में, तो V²/R × T। तो देखिए पब्लिक, ये सब कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर रेसिस्टेंस को आधा करेंगे तो हीट दुगना होगा, याद रखिएगा, रेसिस्टेंस को आधा करेंगे तो हीट दुगना होगा, उल्टा प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेसिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो हीट विल बिकम्स डबल, हीट विल बिकम डबल, हीट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पब्लिक, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 29
29 नंबर सवाल, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए पब्लिक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट का होता है ना, वो होता है आई नॉट बटा रूट टू, याद रखिएगा। एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू इसी को बोलते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आई नॉट, ये दोनों का रेशियो 1 बटा कितना हो गया, रूट टू। इसको नीचे ले लाएं तो आई आर एम एस और आई नॉट का रेशियो 1 बटा रूट टू होगा। 30। फोटोन का एनर्जी, देखिए पब्लिक, फोटोन का एनर्जी ई बराबर एच न्यू होता है और न्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा। लैम्डा के फॉर्म में पूछ रहा था, चाहे ई लिख दीजिए चाहे लिख दीजिए, तो ई वाला होगा लैम्डा के फॉर्म में। 31, द करंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। देखिए पब्लिक, करंट दिया हुआ है आपका 1 एम्पियर, ठीक है, और 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, तो टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो देखिए पब्लिक, Q बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IT, और एक Q बराबर एनी भी जानते होंगे आप, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो ये हो जाएगा IT। अब देख लीजिए N बराबर हो जाएगा IT, I मतलब 1 और T माने 1, और E के जगह पर 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइड करेंगे पब्लिक, तो आ जाएगा 6.25 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से पास किया होगा, तब जाके 1 एम्पियर करंट का फॉर्मेशन हुआ। 31 हो गया। 32 मतलब 32 नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट। देखिए पब्लिक, कैपेसिटर को चार्ज किए 100 वोल्ट से, और एनर्जी जो दिया हुआ है आपका 1 जूल दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए एनर्जी जो होता है कैपेसिटर पर कितना डेवलप्ड होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। एनर्जी 1 दिया हुआ है, हाफ सी निकालना है, वी स्क्वायर मैंने 100 का स्क्वायर, यहाँ से सी निकालिए, जो आता है वही आपका आंसर। कैपेसिटेंस जो आएगा उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल। देखिए पब्लिक, मैग्नेटिक डीप किसको बोलते हैं, डीप, ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं डीप। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, उसी को हम लोग कहते हैं डीप, DIP, डीप। तो पब्लिक बोल रहा है कि पोल पर कितना डीप होगा, तो पोल यहां ना होता है, यहां तो इक्वेटर होता है। अर्थ अगर बात करें तो देख लीजिए पब्लिक, यहां पे पोल होता है और यहां पे इक्वेटर होता है, ठीक है। तो पोल पर आप देख सकते हैं कि ये वाला चीज मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो पोल पर एंगल ऑफ डीप का वैल्यू कितना होगा, 90, और इक्वेटर पर कितना होगा, तो 0। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन, 34 नंबर क्वेश्चन। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए पब्लिक, नैंड गेट कैसे बना है, नैंड गेट क्या चीज से बना है, एक नॉट गेट से बना है और दूसरा एंड गेट से बना है, नहीं तो नॉट और एंड से मिलके बना है नैंड। तो अब देख लीजिए, एंड गेट का सिंबल देखिए ऐसा कुछ होता है, और नॉट गेट यहाँ पे शून्य लगा देंगे, नहीं मतलब इस टाइप से गोल, तो ये हो जाएगा A और B, तो ये गुना करेगा और ये उल्टा करेगा। ये नॉट गेट क्या करता है, उल्टा करता है, उल्टा करने का मतलब A इंटू बी का नॉट, यानी बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा A इंटू बी का नॉट। ये बुलियन एक्सप्रेशन, ये सिंबल, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक लास्ट में न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा सा ध्यान देंगे पब्लिक, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, छोटा सा इसको प्रयास करते हैं, देखिए समझाने का। कम्युनिकेशन सिस्टम का है 35। क्या बोल रहा है कि एक टीवी टावर का हाइट दिया हुआ है 245 किलोमीटर, 245 किलोमीटर, मतलब हाइट ऑफ ए टीवी टावर H दिया हुआ है 245 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 245 मीटर दिया हुआ है टावर का हाइट। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड, मतलब कहने का मतलब कितना दूर तक धर सकता है, मैंने इसका सिग्नल,
तो देखिए पब्लिक, एक रेंज का फॉर्मूला होता है कि कितना दूर तक इसका रेंज होगा। इसका फॉर्मूला होता है √2RH, 2RH T, हाइट ऑफ द टावर। देखिए R हो गया अर्थ का रेडियस, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 10⁶ मीटर, और ये हो जाएगा 245 मीटर। कैलकुलेट करने के बाद जो आता है उतना डिस्टेंस तक ये धरेगा, इतना मीटर तक धरेगा टावर। ठीक है, तो ये था पब्लिक 2019 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, वक्त मिलेगा तो हम लोग सब्जेक्टिव ही डील करेंगे, है ना। और प्रयास करेंगे कि सब्जेक्टिव का मतलब आपको पैकेज दे करके उस पर डाल दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए ऐप पर, विद्या क्लासेस के ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं 70 ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो हम लोग 2019 का ये ख़त्म किए, 2018 का कल के वीडियो में 2018 का आपको मिलेगा सॉल्यूशन, 2017 ऐसे करते हुए। और आप प्रयास कीजिए पब्लिक कि इसको वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके अधिक से अधिक, एग्जामिनेशन के समय में ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।